अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने इत्तेहादियों, हमसायों, हरीफों और हलीफों समेत तकरीबन 100 ममालिक पर टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में एक भौचाल आ गया है। अमरीकी सदर तो अपने इस जाराना इकदाम को यौम आज़ादी का नाम दे रहे हैं, मगर मुखालफिन इस इकदाम को आलमी तजारती निज़ाम पर एटम बम गिराने जैसा अमल करार दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 2 रोज़ पहले इम्पोर्टेड मसनूआत पर टैरिफ में इजाफे के बाद चीन की जानिब से तमाम अशिया पर 34% और कनाडा की जानिब से गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ लगाने से दुनिया में इस वक्त तजारती जंग का आगाज हो चुका है, जिसके बाद आलमी मईशत में मजीद सुस्त रवि के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर के इस फैसले के बाद अमरीका की अपनी स्टॉक मार्केट भी आसमान से ज़मीन पर आ गई है और सिर्फ एक रोज़ में अमरीकी स्टॉक मार्केट से $2.5 ट्रिलियन का सफाया हो चुका है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल से गिर कर $70 फी बैरल पर आ गई है, जबकि यूरोप और एशिया समेत दुनिया के कई ममालिक की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदाम की मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमरीका 5 अप्रैल यानी कल से 10% टैरिफ वसूल करना शुरू कर देगा और जिन ममालिक पर टैरिफ की शरह 10% से ज़्यादा है उसका नफाज 9 अप्रैल से होगा। अब अहम बात यह कि जहाँ अमरीकी सदर ट्रंप के इस इकदाम के खिलाफ कई उंगलियां उठ रही हैं और खुद अमेरिका में इसके नतीजे में महंगाई का नया तूफान आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं अमरीकी सदर अपने इस इकदाम को अमरीकी मईशत की बहाली से जोड़ रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया का दावा है कि इस इकदाम से अमरीका अगले 10 सालों में $6 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा करेगा, अमरीका में मकामी पैदावार में इजाफा होगा और टैरिफ में इजाफे से तजारती खसारा भी कम होगा, जो इस वक्त $1 ट्रिलियन तक पहुँच चुका है। मगर ट्रंप इंतजामिया के इन दावों पर ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या वाकई इन इक़दामात से अमरीका का तजारती खसारा कम होगा, महंगी लेबर की मौजूदगी में मकामी पैदावार में इजाफा कैसे होगा और जब इन इक़दामात से दरामदाद में ही कमी आ जाएगी तो $1 ट्रिलियन का टैक्स कैसे इकट्ठा होगा। इस हवाले से मैनहट्टन इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो जेसिका रिडल ने MSNBC में अपने तफसीली कॉलम में अमरीकी हुकूमत के तीनों दावों को हकीकत से दूर करार दिया है। मजमून के मुताबिक इन इक़दामात से ना तजारती खसारा कम होगा, ना दरामदी टैक्स में इजाफा होगा, बल्कि अमरीका को दोबारा 1893 जैसे डिप्रेशन का सामना होगा, जिसमें अमरीकी मईशत में 10% की कमी और बेरोजगारी में 18% का इजाफा हुआ था, जिसकी वजह भी 1890 के टैरिफ में इजाफे की पॉलिसी थी। इसके अलावा टैरिफ में इजाफे से तजारती खसारा भी कम नहीं होगा, क्योंकि इससे जहां दरामदाद में कमी होगी वहीं डॉलर के मजीद महंगा होने से बरामदाद में भी कमी होगी। इसी तरह टैरिफ में इजाफा मकामी पैदावारी शोबे को भी बहाल नहीं करेगा, क्योंकि इस शोबे में अक्सर मुलाजमतें फॉरेन कंपटीशन के बजाय ऑटोमेशन की वजह से ख़त्म हुई थी और ट्रंप जिन अशिया की पैदावार अमेरिका में वापस लाना चाहते हैं उन शोबों में तनख्वाहें कम और काम करने के हालात टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर बनाने वाले शोबों से कहीं ज़्यादा सख्त हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी अमेरिका और अमरीकियों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होते हैं, क्योंकि अपने पहले दौर सदारत में भी डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ तजारती जंग से भी कुछ हासिल नहीं कर सके थे, उसमें नाकाम हुए थे, बल्कि उल्टा जो अमरीकी शहरी हैं उनको महंगाई का सामना करना पड़ा था। अहम बात यह कि अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की मसनूआत पर भी 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद जहां एक तरफ इसे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है, वहीं इस फैसले को अमेरिका से तजारत बढ़ाने के लिए सुनहरी मौके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी एक मुल्क को सबसे ज़्यादा बरामदाद करता है तो वो अमेरिका है। पाकिस्तान से अमेरिका को $5 अरब से ज़्यादा की बरामदाद होती है, जिसमें टेक्सटाइल की अशिया का हुजूम सबसे ज़्यादा है। और अहम बात यह है कि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया इस शोबे में पाकिस्तान के अहम कॉम्पिटिटर हैं, मगर अमेरिका ने इन ममालिक पर पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ आयद किया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू सार्फिन के साथ सनती शोबे के लिए भी बिजली की कीमत में ₹7.5 से ज़्यादा की कमी का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तानी अशिया की पैदावारी लागत में मजीद कमी होगी। मगर सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में जो कमी की गई है, जिसका ऐलान किया गया है, वो कितना मुस्तहकम और कितना देर पार होगा और सनतों को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। इसी सूरत हाल को लेकर ये तजावीज़ भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान को अमरीका के साथ ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहिए और इस मुश्किल को मौके के तौर पे देखना चाहिए। इस हवाले से आज ये खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ के मामले पर वफाकी हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार करते हुए 2 आला सतह की टीमें बना दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कायम स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। और इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब,
सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना फवाद अनवर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के। और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आदिल नाखुदा साहब जो कि माहिर हैं आलमी तजारती उमूर के। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं चाह रहा हूं कि पहले ज़रा यूएस पर्सपेक्टिव हम जानने की कोशिश करें, और उसके लिए मैं डॉक्टर आदिल साहब पहले आपकी तरफ आऊँगा। जो ऑब्जेक्टिव बताए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब तक जो सामने आए हैं, वो चाहते हैं चाहे हमसाया हों, चाहे हलीफ हों, हरीफ हों, सबके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाए ताकि जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो और उनके यहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग बूम देखने में आए। आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे जो टैरिफ का ऐलान किया है, या आपको लगता है कि यूएस और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे? जी थैंक यू शहजाद साहब। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अमेरिका का उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो उसका, जैसे आपने बिल्कुल कहा है और सही कहा है, कि ये खसारा कम करने, तजारती खसारा जो अमेरिका का है वो कम करने की कोशिश में किया जा रहा है। तो आप देखें वही मुल्क को टारगेट किया जा रहा है जिसकी खसारा सबसे ज़्यादा है, जैसे वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, और ये बाकी ममालिक जो है जहाँ पे खसारा। अब आइडिया क्या है इसका, जो यही है कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग और उसको लाना चाह रहा है वापस अमेरिका के अंदर। पर अब अमेरिका में एक देखें तो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो उसका जो शेयर है, या आप जो कह सकते हैं उसकी इकोनॉमी में, वो काफ़ी लो होते जा रहा है। वो सर्विस की तरफ चला गया है अमेरिका। अब अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुका है, और वो उस तरीके से उसने किया है कि उसने वो सर्विस इंडस्ट्री, आप देखें आईटी, बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो सेक्टर्स हैं, ये काफ़ी वहाँ पे ग्रोथ और उसकी एक्सपोर्ट्स पे वो कर चुका है। वो उसकी सरप्लस होती है, उसकी एक्सपोर्ट सरप्लस बाकी दुनिया से, और उसमें उसने किया हुआ है। तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस ही वैसे उसने कर दी है, मूव आउट हो गई है चाइना और ईस्ट एशिया की तरफ। अब ट्रंप की पॉलिसीज है कि वापस लाना चाहता है, पर इसमें 100 सवाल ये आ जाते हैं कि जैसे लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज है, जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो ये अमेरिका खुद बनाता है और खुद बना भी सकता है कि नहीं, उसके पास लेबर है कि नहीं, उसके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं कि नहीं कि वो कॉस्ट कम पे बना सके। अब पाकिस्तान जैसे आप देखे जाएं तो वो एक्सपोर्ट करता है काफ़ी लो वैल्यूड गुड्स। अब वो लो वैल्यूड गुड्स वो अमेरिका में नहीं बनते। आप जैसे एग्जांपल ले लें नाइकी का जो है ही प्रोडक्शन बेस उसका ईस्ट एशिया में। अब वो लाना अगर चाहेगा वापस तो नाइकी के लिए तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा इसमें, और आपने देखा है कि उसके शेयर प्राइसेस में इश्यूज हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ही ये सवाल आ जाता है कि ये लाना चाहता है कि नहीं, कैसे लेके आएगा, और ये कैसे कंट्रीज को पीनलाइज करके लेके आएगा। तो नुकसान तो उसके कंज्यूमर्स का होगा, जो जिसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसकी गुड्स की वहां पे आप देखेंगे काफी इश्यूज आएंगे उस तरीके से। और ये इंपॉर्टेंट आप बात करें, एक तो ऑब्वियसली हाई लेबर कॉस्ट है और इसीलिए अमेरिका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में पीछे चला गया है, इंपोर्ट पर ज़्यादा रिलाई करता है। लेकिन साथ साथ उनकी एक और जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के हवाले से, अगर आपने लो वेजेस लेबर लाने हैं वो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स होंगे, और उसके हवाले से भी उनकी पॉलिसी जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है, वो डिस्करेज कर रहे हैं इमिग्रेंट्स को। तो फिर ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इनकी पॉलिसीज में? बिल्कुल, यही तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो अपनी लेबर सप्लाई जो है, वो लेबर डिमांड जो है वो कैसे फुलफिल करेगा। बिकॉज आपका जो जनरल जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपका, वो ये टास्क नहीं करते, ये वो नहीं परफॉर्म करते। जैसे एग्रीकल्चर हो गया या लेबर इंटेंसिव काम हो गया, वो जूतों की फैक्ट्री में नहीं काम करते एज लेबर फ्लोर वर्कर्स। तो ये आप फिर कैसे आप चेंज करेंगे? तो इसके लिए यही सवाल बड़ा ही आ जाता है हमने कि किस तरह यूएस इटसेल्फ जो है, जो किस पोजिशन में आ गया है कि वो किस तरह इसको ग्रो करेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस पे प्रॉब्लम्स तो होंगे, यूएस कंज्यूमर्स के लिए काफी प्रॉब्लम्स होंगे, शॉर्टेज होगी गुड्स की और प्राइसेस दोनों बढ़ेंगी। राइट मिफ्ता साहब, मैं जरा आपका भी पर्सपेक्टिव इस पे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ मईशत की बात नहीं है, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसमें और इजाफा हुआ, 90s में तो ये एक बड़ा फैंसी टर्म बन गया, लेकिन अब लगता है कि ये एक रिवर्सल की तरफ जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये टैरिफ पॉलिसी है, दूसरा इमिग्रेंट्स के हवाले से जो पॉलिसी अमेरिका में है, बाज़ यूरोपियन कंट्रीज में है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या एक बहुत मेजर शिफ्ट देख रहे हैं हम दुनिया भर में इस वक्त? देखिए, ऑब्वियसली बड़ी मेजर शिफ्ट है दुनिया भर के अंदर। एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर चलता था जिसको ना सिर्फ अमेरिका एंकर करता था, लेकिन अमेरिकन करेंसी एंकर करती थी। और सच्ची बात यह कि अमेरिका की करेंसी विच इज अमेरिकन IOU, कि हम आपको पैसे दे देंगे, उस पर आप दुनिया से फ्री गुड्स लेते थे। आप देखें, हम अगर 1, 2, 3, 4% का अगर डेफिसिट करते हैं 15-16 बिलियन का, तो हमारी इकोनॉमी हिल जाती है, हमको डॉलर डिवैल्यू करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी मुल्क इस किस्म का डेफिसिट रन नहीं कर सकता जिस किस्म का अमेरिका कर रहा था, क्योंकि वो दुनिया इसकी करेंसी लेती थी।
और अगर अमेरिका इन्फ्लेट कर दे तो दुनिया की जो वैल्यू, इसकी जो डेट है, जो चाइना ने अगर $1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के रखे हुए हैं, तो चाइना की एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि ये अमेरिका के मफाद में नहीं है जो इन्होंने किया है। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा इनको पॉलिटिकली फायदा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इनको बड़ा नुकसान होगा इस चीज का करने का। और जहां तक देखें, अगर आप सेमी कंडक्टर डिजाइन कर रहे हैं, बनाते भी नहीं, सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, और आप ताइवान से बनाते हैं, आप एआई के मॉडल्स डिजाइन करते हैं, आप एप्पल कंप्यूटर को डिजाइन करते हैं या फोन्स को डिजाइन करते हैं, तो ये काम जो है ना, ये $100 पर आवर का काम होता है। आप जो 300 बिलियन का दुनिया से सरप्लस करते हैं ट्रेड का, इसके अंदर जो लॉयर्स काम कर रहे होते हैं वो $300 पर आवर कर रहे होते हैं। आप वो $300 आवर जो कंपनी कर रही हो, उसको क्या $1 पर आवर की जॉब्स चाहिए होंगी? ये वियतनाम में या पाकिस्तान में जो इनकी पतलूनें सिलती हैं या कमीज सिलते हैं, हम डॉलर नहीं देते $1 आवर का। आप उस पर 30% या 100% टैक्स लगा दीजिए, अमेरिका फिर भी वायबल नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है कि पाकिस्तान वायबल ना हो और कोलंबिया वायबल हो जाए क्योंकि उधर 10% ड्यूटी है, या इजिप्ट वायबल हो जाए, उधर 10% ड्यूटी है, या हिंदुस्तान थोड़ा और वायबल हो जाए क्योंकि 3% ड्यूटी कम है, लेकिन अमेरिका वायबल नहीं हो सकता है। और अभी तो चाइना ने जवाब दिया है, तो बहुत सारी ये मतलब अमेरिका फोर्स करेगा लेकिन रिसेशन। डॉक्टर साहब जरा बताइए मुफ्ती साहब कि आप कह रहे हैं कि जितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट अमेरिका रन कर रहा था $1 ट्रिलियन का, वो भी सस्टेनेबल नहीं है, वो अपनी करेंसी की वजह से उसको सस्टेन कर रहे थे। लेकिन अगर ये सस्टेनेबल नहीं है, उसको वो चेंज करना चाहते, फिर और क्या तरीकेकार हो सकता था टैरिफ के अलावा? देखिए, टैरिफ इज द वर्स्ट पॉसिबल आइडिया, और इस किस्म का जिस तरह इन्होंने भौंडे तरीके से टैरिफ लगाया, दैट्स पॉसिबली द वर्स्ट पॉलिटिकल आइडिया। आपने अपने मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपने अपने मुल्क के अंदर आसानी करनी है कि जिसकी वजह से आपके पास एम्प्लॉयमेंट आए। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, आप ये तकिया नहीं कर सकते कि आप गाड़ियां बनाएंगे या आप मतलब छोटी छोटी मैकेनिकल चीजें करेंगे, क्योंकि वो चाइना कर लिया है। चाइना हैज बिकम द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब आप अमेरिका कश्तियां नहीं बना सकता है, अमेरिका को एआई की तरफ जाना होगा, अमेरिका को वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, अपने लोगों की तालीम बढ़ानी होगी, ताकि वो सारे लोग वो काम कर सकें। लेकिन अगर आप देखें, अमेरिका में अगर आप रह रहे हैं और आप $15 पर आवर कमा रहे हैं, तो आप तकरीबन गुर्बत पे रह रहे हैं। तो आप मतलब ये कंपीट ही नहीं कर सकते ना कि जो वियतनाम के अंदर $1 के अंदर करे। और फिर सारी पॉलिसी आपकी थी कि चाइना से डिस्करेज करें, तो चाइना से वियतनाम आ रहा था, चाइना से कंबोडिया आ रहा था। अब वो चाइनीज कंपनियों ने कंबोडिया लगा लिया है, हो सकता है कि वो कोलंबिया और ग्वाटेमाला में लगा लें, लेकिन अमेरिका में ये कुछ नहीं होगा। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि इन इकदाम के बावजूद जो उनका ऑब्जेक्टिव है ट्रेड डेफिसिट कम करने का, वो तो नहीं होगा, उल्टा उनका नुकसान होगा इसका। ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन मईशत का नुकसान होगा। आपको देखें, ट्रेड डेफिसिट जो होता है ना, इसेंशियली ये होता है कि आप लोगों से दुनिया से पैसे बोरो कर रहे हैं। ठीक है, अमेरिका फ्री में बोरो कर लेता था। आप जब तक अपना बजट डेफिसिट पूरा नहीं करेंगे, अमेरिका का बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, या आप अपने अखराजात कम करें, अपने टैक्सेस कम करें, वो वाला डेफिसिट आप कंट्रोल करेंगे तो ये डेफिसिट कंट्रोल होगा। अदरवाइज नहीं हो सकता। आप मतलब थोड़ी सी करेंसी आप डिवैल्यू कर ले, लेकिन तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज के कुछ भी अमेरिका कर ले, अमेरिका ये बेसिक जो ट्रम्प चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग जॉब, वो अमेरिका में नहीं आ सकती है। एक ये बात है। और जो दूसरी चीज है कि जो अमेरिका से अब जो करेंसी चले जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे 5-10 सालों में कि चाइनीज आरएमबी या जो होता है जॉन चाइनीज वान, वो भी एक इंटरनेशनल करेंसी हो जाएगी। और ये अमेरिका का नुकसान होगा कि अभी जो ये फ्री उधार ले सकता है, जो काश हम भी ले सकते, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स की बड़ी दुआ होती है, वो अमेरिका कर सकता था, वो अब नहीं कर सकेगा आज से 10 साल। और वहां पे ये भी डिबेट हो रही है, जैसे आपने बजट डेफिसिट की बात की, तो डिबेट ये हो रही है कि अगर आप टैरिफ रेवेन्यू के जरिए बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपने इंपोर्ट कट डाउन करेंगे तो जो कस्टम रेवेन्यू है वो भी बहुत गिरेगा। तो इसमें भी उन्होंने देखना है कि क्या ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट बनता है। आरिफ हबीब साहब, क्या हम दुनिया भर में अब मईशत जो है वो एक ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है? क्योंकि इस फैसले के बाद जो अमेरिका ने किया है, हमने देखा वहां पे स्टॉक मार्केट में एक मैसिव डिक्लाइन था, $2.5 ट्रिलियन एक ही दिन में मार्केट से सफाया हो गए। ऑयल जो है वो $75 से $70 पे चला गया। तो क्या हम एक मैसिव स्लोडाउन की तरफ जा रहे हैं, और इसमें फिर पाकिस्तान अपने आप को कैसे फिट इन करेगा? आई थिंक ये तो नजर आता है कि इमीडिएट इफेक्ट जो है उनके यहाँ जो है वो एडवर्स होगा। इमीडिएट जो है कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स जो है वहाँ बढ़ जाएंगी, और उसी की बेसिस पर जो है मार्केट्स ने इस तरह रिएक्ट किया। बट मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद वो इस किस्म की पॉलिसी का इंडिया दे रहे हैं कि ये जो एडिशनल उनको रेवेन्यू आएगा हायर रेसिप्रोकल टैरिफ से, वो जो है टैक्सेस में कमी की सूरत में वापस करने का प्लान रखते हैं। तो वो चाहते हैं उसको बैलेंस करने का जो है वो भी डिस्कशन जो है चल रही है। तो आई थिंक हमें आगे जाके देखना होगा
क्योंकि उन्होंने भी हर चीज को आरिफ साहब, ये भी अनरियलिस्टिक वैसे नहीं लगता? वो कह रहे हैं एक तरफ तो कि हम इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ बढ़ा रहे हैं जिससे इंपोर्ट कम होंगे, लेकिन वो समझते हैं कि जो इंपोर्ट रेवेन्यू टैरिफ रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। ये कैसे होगा अगर इंपोर्ट कम हो रहे होंगे तो? हाँ, उससे उससे डेफिनेटली आई थिंक ऐसा तो नहीं लगता कि बिल्कुल इतना ज्यादा जो है वो कम हो जाएगा, जितना कि उन्होंने जो है हायर टैरिफ की बेसिस पर वो रेवेन्यू जो है नेट बेसिस पर इंक्रीमेंटल कलेक्ट कर रहे होंगे। तो ये बेसिस होगा और इसकी ज़ाहिर पब्लिक के लिए कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी और उसको वो फिर इसको रिटर्न करने की एक ऑप्शन पे जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे। अब जहां तक कि पाकिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक पाकिस्तान तो प्रीमा फेसी अपेरेंटली जो है वो ये नजर आता है कि शायद उसका कॉम्पिटिटिव एज बेहतर हो जाएगा वीज़ावी इस जो है कंपटीशन, क्योंकि हम ये बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका इनको अपना जो है वो कॉम्पिटिटर समझते हैं, तो उनके मुकाबले में तो जो है वो पाकिस्तान का टैरिफ जो है कंपैरेटिवली कम है। इंडिया ज़ाहिर हमसे 3% जो है वो बेटर है। तो उस सूरत में जो है और फिर ये अभी बात भी हो रही थी, डॉक्टर साहबान बता रहे थे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है एक्सपोर्ट की टेक्सटाइल, वो टेक्सटाइल में आई थिंक उनके लिए इतना कोई ऐसा अट्रैक्शन नहीं होगा कि वहाँ वो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटीज को डेवलप करें। उसमें ज़ाहिर है उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा कि ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनसे से जो है वो ये मटेरियल सारे जो है वो इंपोर्ट हों, तो उसको अपॉर्चुनिटी। फिर दूसरी जो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए देखते हैं कि CPEC 2 की जो बातें हो रही थी कि उसकी जो है रीलोकेशन ऑफ चाइनीज इंडस्ट्रीज, आई थिंक उसका भी केस जो है वो स्ट्रेंथन होता है। उसमें डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वाइज तो आप कह सकते हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कि पहले तो ये होगा कि हमारे पास जो आइडियल कैपेसिटीज हैं उनको हम पूरा जो है यूज करें, फिर उसके बाद जो एडिशनल कैपेसिटीज। तो मेन तो चीज पाकिस्तान का जो मसला है वो जो है वो एफिशिएंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है, और वो अगर जो है हम सही तरीके से मैनेज कर जाते हैं जी, तो फिर जो है वो अपॉर्चुनिटीज निकल सकती। आरिफ साहब, इसमें ये बताइएगा कि एज ऑफ नाउ तो अगर हम देखें जो पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं खासतौर पर टेक्सटाइल में, जिनका आपने भी नाम लिया, वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया, ये तमाम ममालिक फिलहाल तो पाकिस्तान के ऊपर जितना टैरिफ लगाए उन पे ज़्यादा लगाया गया है, बट ऑब्वियसली जैसे हम सोच रहे हैं कि नेगोशिएट करें या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें अमेरिका के साथ, ये तमाम ममालिक भी इन्हीं चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। और देखा जाए तो इन इकॉनमीज़ के पास, इन ममालिक के पास शायद ज़्यादा गुंजाइश है हमसे नेगोशिएट करने की। तो हो सकता है एज ऑफ नाउ हमें नज़र आ रहा हो कि हम बेटर ऑफ हैं, लेकिन नेगोशिएट करने के बाद हो सकता है इनके टैरिफ हमसे कम हो जाएं। हाँ, उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा, तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो भी हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे जो अरबाब इख्तियार लोग हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कार्ड्स किस तरह प्ले करते हैं विज़ावी देयर कंपटीशन। तो वो तो आई थिंक एज ऑफ नाउ जो हालात है उस पर हम कमेंट कर रहे हैं, और आगे जो जिस चीज की आप निशानदाही कर रहे हैं वो रिस्क है, उन रिस्क को जो है वो मैनेज कैसे किया जाता है उस पर डिपेंड करेगा। फवाद साहब, जरा आप बताइएगा, क्योंकि मेरी चंद टेक्सटाइल जो ओनर्स हैं उनसे बात हुई है और कुछ ने कहा कि कंपेटिटिव एज एज ऑफ नाउ हमें हासिल हो रहा है टैरिफ्स में, लेकिन ओवरऑल वो समझते हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतने बढ़ जाएंगे अमेरिका में कि वहाँ पे जो कंजम्पशन है वो नीचे गिरेगी और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान में आएगा, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में। आपको भी ऐसा ही लग रहा है, और क्या ये अगर होगा वक्ती होगा या आपको एक लॉन्ग टर्म इशू नजर आ रहा है? शहजाद साहब, थोड़ा सा पहले समझने की जरूरत है कि ये जो टैरिफ लगाया है, दिस इज बेसिकली ट्रेड डेफिसिट का एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया है, जो इन एसेंस इट्स नॉट अ टैरिफ, इट्स द डिफरेंशियल ऑफ ट्रेड। जो नेगेटिव ट्रेड बैलेंस है यूएस की तरफ, उसकी बेसिस पे ये बना है। तो अगर हम कंपेयर करें तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उस पे ये इफेक्ट ज्यादा आता है बनिस्बत के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के, क्योंकि जो भी सस्ती आइटम्स हैं लाइक टेक्सटाइल्स हैं या जूते हैं, व्हाटएवर, दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स को किसी को वो इंपोर्ट कर सकें। सो ट्रेड बैलेंस उनके साथ ये ज्यादा होता है, नंबर वन। नंबर टू, 29% हो, 26% हो या 44% हो, अमेरिकन कंज्यूमर ये बोझ नहीं उठा सकता, ना ही रिटेलर उठा सकता है। तो
दिस इज जस्ट एन इम्प्रैक्टिकल नंबर जो ना कोई उठा सकेगा. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि बाइंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और एवरीबडी विल बी ए लूजर. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 3% का एडवांटेज है या 10% का हमें एडवांटेज है. और पाकिस्तान हैज टू नेगोशिएट, एंड दिस इज अ नेगोशिएटिंग टेक्निक बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मोर देन एनीथिंग एल्स. अगर वो समझते हैं, और मेरे ख्याल है वो नहीं समझते, दे आर स्मार्टर देन दैट, कि वहां पे क्या मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ जाएगी. इट इज नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में बढ़ा लें. और स्पेशली विद दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर लेबर इंटेंसिव, वो तो कभी वहां लग ही नहीं सकती हैं. सो दे विल हैव टू कीप इंपोर्टिंग. दे विल हैव टू कीप इंपोर्टिंग एट द प्राइस व्हिच दे आर इंपोर्टिंग. इट्स to get all the countries on table. अब पाकिस्तान को भी टेबल पे बैठना पड़ेगा और उनसे negotiate करना पड़ेगा. The problem is, what can we export less? No, we cannot. Can we import more? We have to see. हमारी total import ही US से अभी 1.73 billion की है. हमारी total export जो है वो 5.05 billion की है. The differential is about 3.7 billion dollars. What are we importing from US? हम import कर रहे हैं कुछ petroleum products import कर रहे हैं, कुछ agri products import कर रहे हैं. अब हम क्या बढ़ा सकते हैं? हम सोया बढ़ा सकते हैं, हम थोड़ा सा कॉर्न बढ़ा सकते हैं, हम कॉटन बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं. वी आर अ वेरी स्मॉल फिश इन द होल पिक्चर एज फार एज यूएस इज कंसर्न्ड. बट व्हाट वी हैव टू डू इज जो हमारे हाथ में. अब the good part is that the government is very serious. I mean, कल से we have been engaged with the Commerce Ministry, we have been engaged with the Finance Ministry. Finance Minister ने सबको कॉल किए डायरेक्टली कल, और आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद हिम एज वेल. और उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए. उसके लिए उन्होंने आज एक कमेटी भी बना दी है प्राइम मिनिस्टर ने, और मंडे को उसकी मीटिंग भी रखी हुई है कि what is the proposal that we should make and what is the proposal that we should take to the Trump administration. Okay. What I think the only thing which we need to understand is that a lot of countries have already gone and started ये negotiation शुरू कर चुके हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से. हमें भी जाना होगा बहुत जल्दी और बैठना पड़ेगा और टेबल पे और देखना पड़ेगा क्या चीजें हैं जो हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं. राइट. तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि ऑलरेडी जो हुकूमत है पाकिस्तान और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर आप लोगों को एंगेज भी कर रही है कि क्या उनको प्रपोजल दिया जाए. एक जो चीज़ मैंने देखा, कल गौहर एजाज साहब ने भी एक शो पे बात की, आज उन्होंने इस पर पोस्ट भी किया हुआ है एक्स पर, और कुछ और लोग भी ये बात कर रहे हैं कि ये वक्त है कि हम नेगोशिएट करें और अमेरिका से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि जैसे आपने भी कहा $3.5 बिलियन का हमारा सरप्लस है, और क्योंकि हम वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स इंपोर्ट नहीं करते तो शायद हमारा इसमें नुकसान ना हो, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है. और गौहर एजाज साहब का मैं जो ट्वीट देख रहा था उसमें उन्होंने बताया कि $8 बिलियन की हमारी आइडियल कैपेसिटी है टेक्सटाइल में, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बाय एक्सपोर्टिंग मोर टू यूएस. ये प्रैक्टिकल है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, या आपको लगता है कि एक सवाल तो ये भी है कि अमेरिका क्यों करेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? अगर वो अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना चाह रहे हैं, उसको बैलेंस ऑफ करना चाह रहे हैं, तो क्यों करेगा पाकिस्तान के साथ वो? There is no reason for US to do this. देखें, I mean, वो free trade agreement पे जा रहा हो, it's mutually beneficial to both the countries. Pakistan does not have anything to import from US. US has no benefit in doing that. हम अगर status quo पे आ जाते हैं जो परसों का था हमारा, rather than जो आज position है, तो and that's more than enough. उस पे फिर हम जाके अपने आप को competitive करें, उसको हम efficient करें और export बढ़ाएं दूसरे मुल्कों के सामने. हमें अपने cost of doing business की तरफ जाने की जरूरत है, हमें बिजली की तरफ जाने की जरूरत है, हमें गैस की प्राइस कम करनी है, हमें labor efficiency बढ़ाने की जरूरत है. This is what we need to do and make sure कि our utilization of resources are fulfilled. FTA का कोई यहाँ पे चांस नहीं है, ना US को कोई इंटरेस्ट है करने का, ना US करेगा, because it's not mutually beneficial to anybody. राइट. मैं इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगा. डॉक्टर आदिल साहब, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएट कर सकता है? डू यू थिंक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉसिबिलिटी है? क्योंकि कंट्रीज लाइक वियतनाम, और जैसे भी कहा फवाद साहब ने कि हमने भी इस पर कंसिडर करना शुरू कर दिया कि अब यूएस के साथ क्या प्रपोजल शेयर करें. तो क्या ये जो तारीख भी 9 तारीख तक दी गई है इसलिए है ताकि अमेरिका भी चाहता है कि मैं नेगोशिएट करूं बेटर टैरिफ्स विद ऑल द अदर कंट्रीज? अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ पे पॉइंट आउट करना था. पाकिस्तान ने आई थिंक 2022 में अबाउट $1 बिलियन की इंपोर्ट्स की थी रॉ कॉटन की यूएसए से, और यूएसए से रॉ कॉटन की इंपोर्ट्स में हम सेकंड लार्जेस्ट उनके डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रॉ कॉटन के. तकरीबन $500 मिलियन से ज्यादा, आई थिंक अबाउट 15% उनकी जो रॉ कॉटन है वो तकरीबन पाकिस्तान आती है. चाइना अबाउट 30% आती है, और चाइना ने अभी इम्पोज कर दिया टैरिफ्स उसके ऊपर, वो रॉ कॉटन के ऊपर. और वही है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बायर है यूएस रॉ कॉटन का, तो उसमें एक हमारा एक आ जाता है. बट प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि अब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी है वो चाहती है कि इंपोर्ट ज़्यादा उनकी कंट्रीज इंपोर्ट्स करें, ट्रेडिंग पार्टनर्स, एक्सपोर्ट करने की जगह। तो जो खसारे का जो उसने जो डाला हुआ है, ये कि फॉर्मूला में ही डाल दिया है कि अगर जहाँ पे ट्रेड सरप्लस ज़्यादा होगा, जैसे पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस ज़्यादा जैसे ही बढ़ेगा तो उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स होते रहेंगे। तो हमने टैरिफ्स अगर कम करने हैं, और यही एक पॉलिसी है कि हमने यूएस की इंपोर्ट्स, बेसिकली यूएस से इंपोर्ट्स करना पड़ेगा ये टैरिफ रेट को कम करने के लिए, ये एक पॉलिसी हमने बनानी पड़ेगी। तो इसमें हम किस तरह करेंगे, तो ये हमने सोचना ही पड़ेगा कि हम वो गुड्स जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यूएस से एक सोर्स करनी पड़ेगी। और टेक्सटाइल में ही एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर एक आएगा कि अगर रॉ कॉटन हम इंपोर्ट कर सकते हैं यूएसए से, तो वो हम किस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स दूसरी कंट्रीज के लिए यूज किया जाए। तो इससे आई थिंक बहुत सी चीजें सोचनी पड़ेगी, एक पूरी री स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी डिजाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज अब वो एक्सपोर्ट्स वाला नहीं रहा, अब एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की जो लिंकेजेस है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया इसमें। कोई तो कमेंट? एफटीए की तो बात अभी काफी दूर है। पहले हमने ये ट्रम्प को सेटिस्फाई ये करना चाहिए कि हमने हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो कम कर चुके हैं और हम इंपोर्ट करने लग गए यूएसए से, और ये जो गैप है अगर ये हम कम करें तो उससे हमारी टैरिफ्स ऐसे ही कम हो जाएगी और उससे हमारा एक फायदा हो जाएगा। आई थिंक एफटीए का जैसे सब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिफिकल्ट एक आई थिंक अभी ये जो करंट सिनेरियो में एफटीए साइन करना, बिकॉज हमारे पास कुछ ऑफर करने के लिए जैसे इतना ज्यादा नहीं है सिवाय टेक्सटाइल में, अगर आप कह सकते हैं तो। सही, मुझे फवाद साहब, क्योंकि दिस इज रेलेवेंट टू यू एज वेल, जरा बताइए रॉ कॉटन हम तकरीबन $1 बिलियन की इंपोर्ट की थी हमने 2022 में, क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है हमारे पास? सर देखें, रॉ कॉटन हमने की थी 2022 में बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन इन पाकिस्तान, तो हमारी कॉटन काफी खराब हो गई थी। सेकेंडली, द कॉटन प्राइसिंग अगर आप देखी जाए तो बिटवीन यूएस एंड ब्राजील there is now a huge gap. Yeah, Brazil has become the largest producer of cotton in the world now. So there is about 8 to 9% differential between the pricing. So US has been outpriced as far as the cotton is concerned. Okay. And that is the reason US cotton की export जो है वो कम हो रही है या पाकिस्तान में import कम हो रही है। But अगर हम एक strategic decision लेना है government को, तो yes, this is something that we might have to do. सही है। मिफ्ता साहब, आप भी साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 2 मरतबा, इस पोजीशन में आप होते, आपकी क्या हिकमत अमली होती? क्योंकि ट्रेड वॉर तो शुरू हो चुकी है, जवाबी टैरिफ चाइना ने लगा दिए 34% के अमेरिका के ऊपर, कनाडा ने गाड़ियों के ऊपर जवाबी 25% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका के ऊपर। व्हाट शुड वी डू नाउ? देखिए शहजाद, जो यहाँ पे बात हुई है वो मेरे ख्याल से एकदम सही बात हुई है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। और जो एक चीज़ जिसका हमने कमोडिटी का नाम नहीं लिया है वो वीट है। क्योंकि हमने हुकूमत ने वादा खिलाफी करी थी लास्ट ईयर और वीट की प्रोडक्शन इस बार कम हुई, तो हमको $1.5 बिलियन का वीट खरीदना पड़ेगा। अब वो जो $1.5 बिलियन का वीट आप यूक्रेन से लेते हैं या रशिया से लेते हैं, वो आप अमेरिका से ले लें। हो सकता है $50-100 मिलियन ज़्यादा लग जाए, बट दैट्स अ कॉस्ट यू पे। सिमिलरली औरंगजेब साहब को या जान कमाल साहब को या दीगर लोगों को, फवाद साहब जैसे दीगर जो सनतकार हैं टेक्सटाइल के, उनको बोलना चाहिए कि भाई तुम अगर अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अमेरिका से कॉटन इंपोर्ट कर लो, चाहे वो थोड़ा सा महंगा भी हो। तीसरी चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा तेल जो है वो कतर से लेते हैं, कुवैत से लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, डीजल और क्रूड ऑयल कतर कुवैत से लेते हैं। अब ये भी सेम प्राइस पे चल रहा होता है। अगर हमारी रिफाइनरीज इनका वेस्ट टेक्सास क्रूड का इस्तेमाल कर सकती है तो हमको थोड़ा सा तेल खरीद लें। ये क्योंकि कमोडिटीज होती हैं, इनकी प्राइसेस में इतना फर्क नहीं होता, सो इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। तो आप वहाँ से इंपोर्ट करके 1-8 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन का अमेरिका से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये कि अगर आप अमेरिका की ड्यूटियां कम कर देंगे, जैसे कि आपने मशीन पे कम कर दी, तो फिर आप चाइना को नाराज कर देंगे कि चाइना बोलेगा भाई हमसे ड्यूटी क्यों कम कर दी। और चाइना ने आपको 30-40 बिलियन डॉलर दिए हुए। यूरोपियन यूनियन भी बड़ा केयरफुली देखेगा कि हर मुल्क जो है अगर अमेरिका से ड्यूटियां कम कर देगा तो यूरोपियन यूनियन और चाइना की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, तो वो बड़ा केयरफुली देखेंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट आई थिंक चाइना से मिफ्ता साहब ऑलरेडी हमारा आई थिंक $12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वी हार्डली एक्सपोर्ट एनीथिंग टू देम, और सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं वहां से, फिर भी शिकवा करेंगे वो। लेकिन द थिंग इज कि वो अगर आप अमेरिका से अगर चाइना को कम ड्यूटियां दे देंगे तो चाइना तो बोलेगा ना यार $40 बिलियन हमने तो वहां पर रखा है, अमेरिका ने क्या रखा है। मतलब हमको किसी को नाराज नहीं करना चाहिए अभी, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट, लेकिन हमको अमेरिका से थोड़ा सा इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये तो इकोनॉमिक बात है। देखिए, पॉलिटिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लोग ऐसे पाकिस्तान की जेलों में है, एक शुमाल में और एक जनूब में, जो अमेरिका को चाहिए, और ट्रंप को बहुत ज़बरदस्ती चाहिए। मुझे इसमें से ख़ास तौर पर जो शुमाल में हमारी जेल में जो एक साहब हैं, उनको अमेरिका को बहुत ज़्यादा चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म के ट्रांजैक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन है, वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की जेलों में दोनों हैं, और अगर इन दोनों को अमेरिका मुंतकिल कर दिया जाए, एक उसमें सज़ा भी रहेगा, वहाँ पे भी सज़ा याफ्ता रहेगा, एक शायद छूट जाए, तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं होगा। तो ये और मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1-2 मरतबा इस पर गौर किया है,
लेकिन एक ये स्टेप इनको लेना पड़ेगा। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस एंड आई थिंक दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस। एक आध कोई जेस्चर आपको देना पड़ेगा, द वे ट्रम्प थिंक्स, सो ही थिंक्स अ विन, एंड वो जिसके अंदर जाके व्हाइट हाउस प्रेस रूम में खुद अनाउंस कर सकेगा, देखो ये बंदा मैं लेकर आ गया हूँ, तो वो उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज हमारा 2 बिलियन का डेफिसिट है, हम डेफिसिट कम भी कर दें तो अमेरिका की सेहत पे क्या असर पड़ता है? मतलब जो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसको 2 बिलियन का मसला तो हार्डली मेरे ख्याल से उनके इंपोर्ट का 0.16% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि एफटीए अगर हम कर लें, डू यू थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी दोनों तरफ से, और इसका कितना पोटेंशियल होगा? लेकिन जब मैं वजीर था तो एफटीए का तो अमेरिका को दिल नहीं था, उनको बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करनी पाकिस्तान से, जो हमने नहीं की और वो नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हमको साइन करनी चाहिए, बल्कि किसी मुल्क से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सिट के अंदर रूल जाके हम हमेशा केस आते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के खिलाफ। लेकिन एफटीए अमेरिका साइन नहीं करना चाहता है, जापान भी अभी हमसे साइन करना नहीं चाहता है। फॉर नाउ इतनी कॉम्प्लिकेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। आपने जाके बोलना है यार हम आपसे $1 बिलियन का कॉटन ले लेंगे, $1 बिलियन का क्रूड ऑयल ले लेंगे, $100-150 मिलियन हमको ज्यादा लग जाएंगे। कॉटन तो आपने ही 4-6 मिलों को बोलना है कि तुमने वहां से लेना है, वीट आप ले लीजिए, वैसे ही और आपने इन 2 लोगों को अगर छोड़ दें, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाते हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मुझे एक ब्रेक लेने दें, इसके बाद जरा हम अपनी इनपुट कॉस्ट के हवाले से भी बात करते हैं। इंडस्ट्री का ये शिकवा था कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि घरेलू सार्फिन, कमर्शियल सार्फिन और इंडस्ट्री के लिए तकरीबन ₹7.5 फी यूनिट बिजली की कीमत कम की गई है। आरिफ हबीब साहब और दीगर लोगों से पूछेंगे इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है और ये कितना खुशाइंद है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिका ने जो दुनिया भर पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स का ऐलान किया है, उसके क्या असरात होंगे दुनिया भर पे और पाकिस्तान पे। और कल एक और अहम खबर भी आई, वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि घरेलू सार्फिन के लिए ₹7.41 फी यूनिट बिजली की कीमतें कम कर दी है। इंडस्ट्री के लिए तकरीबन ₹7.60 से जो है बिजली की कीमत कम की गई। और एक अरसे से इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही थी कि अगर हमें दुनिया भर में कंपेटिटिव होना है तो हमें अपनी बिजली की कीमतें कम करना होंगी। आरिफ हबीब साहब, ये कितना बड़ा आपके ख्याल में इम्पैक्ट होगा इसका, जो बिजली की कीमतें कम की गई हैं? क्योंकि इंडस्ट्री तो एक अरसे से कह रही थी कि हम कंपेटिटिव ही नहीं है, कैसे करेंगे? तो अब आपको लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट है उसमें खातिर खा कमी आएगी? नहीं, आई थिंक ये इट्स ए गुड बिगिनिंग। और वो प्राइम मिनिस्टर ने कल ये वादा किया है कि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और 1 महीने के बाद और मजीद हम इसको जो है कम करेंगे। और जैसा कि ये जो नंबर्स हैं 759, ये जो है बिफोर टैक्स हैं, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं। तो जो नेट बेसिस पर जो रिडक्शन है वो कोई अबाउट ₹4.5-5 बनती है जी। तो वो जो कॉस्ट है पहला ₹35 से ऊपर, ₹35 तो कॉस्ट है, बाकी ऊपर टैक्सेस हैं। तो वो जो ₹35 की कॉस्ट है वो कोई 29.50 या ₹30 के करीब आ जाएगी। और जो डिमांड है कि भाई ये 9 सेंट हो जाए, तो वो फिर 9 सेंट के हिसाब से इनमें और फर्दर रिडक्शन की डिमांड अभी बाकी है। तो आई थिंक अल्टीमेटली तो जो है जब सेटिस्फैक्ट्री वो होगा, लेकिन आई थिंक इज ए गुड बिगिनिंग साथ में। और इन्होंने इसको IMF से भी जो है वो क्लियर करवाया और अपनी मुख्तलिफ कॉस्ट को उन्होंने एडजस्टमेंट की। आई थिंक ये जो पेट्रोलियम लेवी है उसको भी यहाँ ट्रांसफर कर देना आई थिंक इज वाज ए गुड आइडिया। तो इस तरह जो है ये इंडस्ट्री मार्केट ने भी इसको जो है वो वेलकम किया है। तो आई थिंक इसी किस्म की हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इनकी टीम है जिसने काम किया, टेक्निकल टीम, इनको भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जो इनोवेटिव काम किया। बट अगर हम ये कहें कि भाई दैट्स इट, ऐसा नहीं है। कल जैसे आप भी वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर आज़म ने बात की कि हमने काफ़ी हद तक जो माशी इंडिकेटर्स हैं उसमें हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ग्रोथ अभी भी एक कंसर्न है। पहले हाफ में पाकिस्तान की मईशत ने हार्डली 1.5% से ग्रो किया है, फुल ईयर एस्टिमेट भी 2.25-2.5% के हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1 8% है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये बिजली की कीमत कम करने से इसमें कोई टर्न अराउंड नजर आएगा? आई थिंक इसमें बेहतरी तो डेफिनेटली आएगी, बेहतरी आएगी। और जो है वो इनकी चूंकि कॉस्ट वगैरह जो है वो कम आएंगी,
तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आई बिलीव टेक्सटाइल जो है की जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो इम्प्रूव तो करेगी, बेटर होगी। लेकिन वही जिस तरह मैंने कहा कि ये अभी 100% काफी नहीं है, इसमें मजीद और जो है वो रिडक्शन की जो है वो जरूरत है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई तो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी तक इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से जो है वो रिवाइव नहीं हुई है, या जो डिमांड्स में जो डिस्ट्रक्शन था वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि और गवर्नमेंट को इकदाम करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली बजट में, ताकि जो सेक्टर्स जिसमें के आइडियल कैपेसिटीज मौजूद हैं उनको टारगेट करके उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा के इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो हासिल होंगे, जिसमें रेवेन्यू भी शामिल है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी शामिल है। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन 100% नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेहनत और जरूर करके जो है इसको और इम्प्रूव करके बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। फवाद साहब, अब और क्या चाहिए इंडस्ट्री को? इंटरेस्ट रेट जो है वो 12% पे आ गए हैं और बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए की कमी आ गई है। अब आपको लगता है कि जो एक शिकवा होता था कि कंपेटिटिव नहीं है हमारी इंडस्ट्री कॉस्ट की वजह से, इनपुट कॉस्ट की वजह से, कितना फर्क पड़ेगा उसमें? देखिए, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप जो आरिफ साहब ने कहा कि आई मीन इट्स अ गुड बिगिनिंग, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखा जाए द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। हमारी बिजली की कॉस्ट ज्यादा है। अब बिजली इन्होंने डेफिनेटली आज कम कर दी, इसके बाद भी अभी वी आर नॉट एट द हमारे नेबरिंग कंट्रीज के स्टैंडर्ड पे हम नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा जैसे कितना फर्क रह गया होगा इसमें? अभी भी मेरे ख्याल में 3 से 4 सेंट का फर्क है विद कंपेयर्ड टू लॉट ऑफ कंट्रीज। दूसरा ये कि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जिनके पास फिस्कल मसल है, तो वो एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज किसी और फॉर्म में भी दे देते हैं जो हमारे पास नहीं है एज अ कंट्री, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन वी वांट अ स्टिल अ लेवल प्लेइंग फील्ड। सेकेंडली, जो गैस जो बढ़ाई है उन्होंने वो बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा दी है कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए। जी, कैप्टिव प्लांट्स के लिए। अब लॉट ऑफ कंपनीज स्पेशली इन साउथ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। केई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड्स पे मौजूद नहीं है, बिजली सप्लाई करने का मौजूद नहीं है। कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है गैस जनरेशंस में, तो उनका क्या होगा, बिलियंस ऑफ रुपीस इनकर्ड। दूसरा ये है कि अगर हम लेने जाते हैं अभी तो इट टेक्स 2 years टाइम। अब 2 साल तक हम क्या 4,300 रुपए गैस की प्राइस दें? दैट्स अनकम्पेटिटिव, वी विल गो आउट ऑफ बिजनेस। तो दैट शुड हैव बीन डन ग्रेजुअली, थोड़ा सा ड्रास्टिकली कर दिया, मे बी IMF के प्रेशर में आगे गवर्नमेंट। सो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, एंड गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है कि एक्सपोर्ट्स को किस तरह वो दिया जाए। द एडवांटेज यहाँ पे जो बिजली का है वो काफी और इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली होगा, जो डोमेस्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील है which is highly reliant on the grid energy, उसको definitely ये बड़ा अच्छा advantage आएगा। There are other domestic industries जिसको भी ये advantage आएगा। So it's a very good beginning. Government is on the right track. I mean, they realize this is happening. आप समझ रहे हैं कि growth बढ़ जाएगी? I think growth बढ़ने की हमारे पास अभी गुंजाइश नहीं है। हमारे पास अभी भी fiscal space नहीं है, हमारे पास अभी भी इतने reserves नहीं है कि हमारी growth बढ़ी जाए, because at the end of the day all our raw material is imported. Cotton की production हमारी 5 to 6 million bales है। अगर हमें एक्सपोर्ट करनी है और बढ़ानी है तो हमारे पास कम से कम 12 मिलियन बेल्स होनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि 6 मिलियन बेल्स हैव टू बी इंपोर्टेड। अ लॉट ऑफ फूड आइटम्स आर स्टिल इंपोर्टेड। तो अगर कोई भी हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड देन वी हैव इस वक्त क्या मामला है कि ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है, इसलिए इंपोर्ट कर्टेल्ड है, या इंपोर्ट हमने कर्टेल की हुई है उसलिए डिमांड जो है वो इस वक्त नीचे है? सर देखें, एक्सपोर्ट की डिमांड एज फार एज मैं टेक्सटाइल के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो एट द राइट कॉस्ट देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, बिकॉज चाइना से बिजनेस शिफ्ट हुआ है और हो रहा है, एंड इंडिया इज अ वेरी बिग नेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट। इंडिया की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज फार बेटर देन पाकिस्तान। तो डिमांड तो मौजूद है। आज अगर मैं चाहूँ इंटरनेशनल मार्केट में जाके ऑर्डर्स लेना एट द राइट प्राइस आई कैन, but again price is a challenge which we are trying to address, and over time हो भी जाएगा, because a lot of people जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो तो शिफ्ट कर रहे हैं ग्रिड से, they are moving more and more towards renewables। वो विंड टर्बाइंस पे जा रहे हैं, वो सोलर पे जा रहे हैं, वो बायोमास पे जा रहे हैं। It's a matter of time। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि एक ये बहस
काफ़ी सालों से चल रही है कि इंडस्ट्री को कैप्टिव पावर प्लांट से जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है शिफ्ट किया जाए ग्रिड पर। तो अब जब गैस की कीमतें बढ़ा दी है, लेवी वहाँ पे लगा दिया, बिजली की कीमतें कम हो गई हैं, तब भी आपको नहीं लग रहा कि इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट होगी? क्या अब ज़्यादा वायबल और फीजिबल नहीं है आपके लिए शिफ्ट होना, या क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, रिलायबिलिटी के इशूज़ हैं, उस वजह से अभी भी इंडस्ट्री नहीं आ सकेगी ग्रिड पर? सर, दो चीजें हैं। अभी भी जो ग्रिड की प्राइस है वो इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं है। हमें कैपेक्स करने की जरूरत पड़ती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है इफ वी आर गोइंग फॉर रिन्यूएबल, बट रिन्यूएबल की प्राइस स्टिल इज 50% cheaper than the grid price today. So it is a long-term investment, लेकिन it makes a lot of sense and that's the reason a lot of industry will shift. जितना गवर्नमेंट समझ रही है कि ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएगा, इतना नहीं होगा. Definitely there would be an improvement. छोटी इंडस्ट्रीज डेफिनेटली शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज इतने आराम से शिफ्ट नहीं होंगी, बिकॉज अगर हमें इंटरनेशनली कंपेटिटिव रहना है तो हमें रिन्यूएबल पे जाना होगा जिसकी प्राइस बहुत कम है. सही. अब बिफ्ता साहब, जरा आप तफसील से बताइएगा कि ये जो 7.5 रुपये कम किया है, और अभी आरिफ साहब ने उसके ब्रेकअप भी बताया कि नेट कितना है और विथ टैक्सेशन कितना है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि बेस टैरिफ कम हुआ है, यहाँ पे क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है इसमें, फिर जो हमने लेवी लगाई पेट्रोलियम प्राइस पे, उसका इम्पैक्ट भी हमने पास ऑन किया इसमें. तो ये जो कमी की गई है, ये सस्टेनेबल है? पहले तो ये बताइएगा, और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आप देख रहे हैं? देखें, एक तो ये कि चलो एक चीज़ अच्छी हुई है, तो मैंने क्योंकि सोलर पे बड़ी बहस की थी और फिर अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और हम प्रिवेल भी हुए. लेकिन मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ अवैस लगारी साहब को, फ़खरे आलम साहब सेक्रेटरी पावर को और जनरल जफर को, जिन्होंने इसमें एक बड़ा किरदार अदा किया है. तो इस पे देखें, 1 रुपये और 90 पैसे बिजली में कम हुए हैं क्वार्टरली टैरिफ में. वो इसलिए कम हुए हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए थे जो ख़त्म हुए थे आईपीपीस के, और इन्होंने नीलम झेलम जो कि अनऑपरेशनल है, इनऑपरेशनल है, उसकी कॉस्ट शामिल करना शुरू नहीं की. लेकिन ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट कॉस्ट तो लग रही थी. जब शामिल करना शुरू करेंगे तो वो एक झटका आएगा, वो 1 साल 1.5 साल बाद जब भी. लेकिन अभी उन्होंने नेपरा ने नीलम झेलम की कॉस्ट शामिल करना कम कर दी. तो ये 1 रुपये 90 पैसे इसलिए कम हुए हैं. 1 रुपये 70 पैसे इसलिए कम हुए हैं कि इन्होंने 200 अरब रुपए की एक लेवी आप पे लगा दी है पेट्रोल के ऊपर, जो 10 रुपए पेट्रोल के ऊपर और 10 रुपए डीजल के ऊपर जो आपसे लिए हैं. 17 अरब रुपया तो पिछले महीने ले चुके हैं. और क्योंकि अब $65 का पेट्रोल हो गया है, मतलब जस्ट टू रिमाइंड यू कि जब मैं वजीर था तो $120 के ऊपर था, आज 65 का हो गया. तो मतलब एक बड़ी आसानी हो गई है. इससे LNG सस्ती हो जाती है, उससे फर्नेस ऑयल डीजल सब कुछ सस्ता हो जाता है. 1 रुपये 36 पैसे इन्होंने FPA में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कम किए हैं, जिसमें 46 पैसे शायद इसमें 1 रुपये 36 पैसे पूरे इसी महीने के हैं, और शायद अगले 2 महीनों में 90 पैसे कम होंगे. आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो खबरें आई हैं वो ये है कि 1 रुपये 36 पैसे इस महीने और अगले 2 महीने में 90 पैसे. और 1 रुपये 4 पैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले वाले QTA में 1 रुपया लग जाएगा, जो मजीद कुछ और एग्रीमेंट खत्म होंगे जिसकी अभी इफेक्ट नहीं आया है, तो वो इस 1 रुपये और बच जाएगा. ये सब मिला के 6 रुपये होते हैं. 6 रुपये प्राइस कम हुई है, 7.5 नहीं कम हुई है, क्योंकि बाकी तो आपने सेल टैक्स देना होता है, और क्योंकि इंडस्ट्री वैसे ही सेल टैक्स रिफंड ले लेती है, तो इंडस्ट्री को 6 रुपये का ही फर्क आया है. और इसके अंदर बेसिकली जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है वो 1 रुपये 70 पैसे की है, जो आपसे इन्होंने पेट्रोलियम के मद में ले ली. बाकी तो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट इसलिए भी होता है कि जब आप इस क्वार्टर में जा रहे होते हैं तो तरबेला एंड मंगला किक इन लिटिल बिट मोर, तो आपकी मिक्स भी चेंज हो जाता है, और उससे फ्यूल भी अफेक्ट हो जाता है. अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ पे कितना इंपैक्ट आपके ख्याल में आ सकता है? जैसे मैंने नंबर बताया, -1.8% इस वक्त आपकी इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी 1.5% की है. पिछले 3 सालों के 12 क्वार्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव रही है 10 क्वार्टर में. ये आदिल मंसूर साहब ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है. पाकिस्तान की इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है. पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा क्रॉप जो है वो व्हीट है, वो डिक्लाइन पे नेगेटिव है. कॉटन कपास नेगेटिव है, कॉर्न मेज वो भी नेगेटिव है, शुगर केन या गन्ना वो भी नेगेटिव है, और राइस ये भी नेगेटिव है. तो हमारे 5 मेन क्रॉप्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम है. वो कहीं से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा 9% ग्रोथ, उसको के 12, चलो उसको छोड़ दो. सो पहले क्वार्टर में ग्रोथ हुई है 1.54%. बहुत मुश्किल होगा कि हम 2% को क्रॉस कर लें.
तो इसका मतलब है कि औसतन पाकिस्तानी जो है वो 0.5% इस साल भी गरीब रहेगा और पिछले 3 साल से गरीब हो रहे हैं। देखिए अफरात ज़र बहुत कम हो गया है, महंगाई अब तेजी से नहीं बढ़ रही है जिस तेजी से पहले बढ़ रही थी, लेकिन जो कुव्वत खरीद कम हो गई है पाकिस्तानी की, जो गरीब हो गया है पाकिस्तानी, इतने ज्यादा लोग हमारे भाई बहन जो गुर्बत के नीचे चले गए, उसकी वजह से इनको ये महंगाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और जो आपने फवाद साहब से सवाल पूछा था, देखें स्टेट बैंक इतना नहीं रोकती है इंपोर्ट का अनलेस के इंपोर्ट बढ़ रहा हो, बहुत इंपोर्ट बढ़ रहा हो तो थोड़ा सा स्लो करती है, अदरवाइज इस वक्त जो है वो नेचुरल डिमांड ही नहीं है। और वो डिमांड ही नहीं है क्योंकि लोगों के पास इंपोर्टेड चीजों पर खर्च करने के पैसे नहीं है। तो एक लिहाज से चलो अच्छा है क्योंकि हम अपने चादर में फैला के रखें, वो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि हमने पिछले अदवार में इतना कर्ज ले लिया है जिसको और हमको वापस करने में एक आफत आई हुई है, तो बेहतर यही है कि हम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि शरह सूद जो है उसको कम से कम 2-3% अगले महीने कम होना चाहिए, और स्टेट बैंक एक गलती करेगा अगर शरह सूद 2 या 3% कम नहीं करेगा। ये बात मैं खास तौर पे फवाद अनवर साहब को भी कह रहा हूं। अच्छा, ताकि वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा दें। मैं इस पे क्विक कमेंट आरिफ साहब आपका भी लूंगा कि क्या 2-3% मजीद गुंजाइश है कम होने की, लेकिन इससे पहले आदिल साहब, क्योंकि आप पाकिस्तानी ट्रेड और दुनिया भर की ट्रेड पे नजर रखते हैं, एक तो जो डिस्कशन हमने की इनपुट कॉस्ट के हवाले से, पाकिस्तान में बड़ी बहस होती रहती है, मार्केट्स कम है, प्रोडक्ट्स हमारे पास कम है, वो भी जरा शामिल करके ये बात बताइएगा कि अभी हम जो एक पॉइंट हम नहीं डिस्कस कर रहे कि अगर चाइना के लिए टैक्सेस बढ़ गए यूएस में या वियतनाम के लिए बढ़ गए, तो वो भी अब अपने अशिया जो है वो कोशिश करेंगे ईयू में जाके बेचें या एटलीस्ट वहां पे डंप भी कर सकते हैं अब तो जो एक्सेस होगा उनके पास। और पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ज्यादा बड़ी मार्केट ईयू है, तो ये भी कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है इसका कि हमें इसके एक बहुत ही जो असरात हैं ये बड़े वो उसमें महसूस होंगे उस तरीके से, बिकॉज हमारा चाइना भी जाएगा उसकी तरफ, ईयू की तरफ, और बाकी मुल्क जो वियतनाम है, वियतनाम की तो ऑलरेडी एफटीए है ईयू के साथ, तो ईयू के वो हमारी एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ सकता है उस तरीके से। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक आ जाता है जो अभी जो कॉस्ट जो कम किए हैं उसका एक इफेक्ट एक आ सकता है कि हमारे जो गुड्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी और उससे हमारी इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है और एक्सपोर्ट्स है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी आ जाती है कि दूसरी कंट्रीज और उसके पास जो फिस्कल जो उनके पास एडवांटेज है, जो फिस्कल इशूज़ नहीं है हमारे पास, हमने तो IMF के पास हर दफ़ा चले जाना पड़ता है कोई भी फिस्कल इशूज़ सॉल्व करने के लिए और वहाँ से परमिशन नहीं मिलती, तो उसमें बड़ा इशू एक आ जाता है। अब चाइना और वियतनाम वगैरह जो है इनके ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट दे सकता है, फिस्कली ज्यादा सपोर्ट दे सकता है कि ईयू में ज्यादा कंपैरेटिव हो जाए। अब वो हम नहीं कर पाएंगे और उस तरह से हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये चीजें जैसे हमारी कॉस्ट हमने कम करनी है, हमने हमारी प्रोडक्टिव जो बात की है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि हम हमारे इनपुट्स को किस तरह एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसका जो फायदा लेते हैं, जो हमारी कॉस्ट जो कम होती है, हमारी प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से हमारी जो टेक्निकल कैपेसिटीज और ये जो यूज करना है हमने उससे, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी हमने सब्सिडीज के थ्रू ये देना, और इसमें ये बड़े इश्यूज और चैलेंजेस होंगे और पहले भी चैलेंजेस हो चुके हैं हमारे। तो इसमें ये सवाल एक आ जाता है कि हमने हमारी एक्सपोर्ट की जो कंपेटिटिव प्रेशर जो दूसरे मार्केट्स में जो पड़ेगी वो भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी बड़ा ही हमने एक नेचुरली उसकी भी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी उसकी। राइट, आरिफ साहब कोई कमेंट इस पे कर दें, 2 से 3% डिस्काउंट रेट कम हो सकता है या फिर अब IMF से जो हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ उसके तहत नहीं कर सकेंगे हम? आई थिंक अब ये कहेंगे कि होना चाहिए तो हम कहेंगे जो है होना चाहिए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आता। होता हुआ नजर इसलिए नहीं आता कि अभी आपका जो ये कोर इन्फ्लेशन है ये नीचे है, लेकिन सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो नीचे है और कोर इन्फ्लेशन आज भी वो 8-9% पे है। एंड आई थिंक ये जून में जो है ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये भी दोबारा 7-8% पे आने के जो है वो प्रोजेक्शंस हैं। तो अगर ये विंडो है एक आध महीने का, उस विंडो को वो अवेल कर लें। बट आई थिंक स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज वेरी डिफेंसिव, वो ये नहीं चाहते कि एकदम हम कम करें और फिर बढ़ाना पड़े। तो जो हमारी रिसर्च टीम का जो है वो ये ख्याल है कि अगर गुंजाइश है तो 0.5% या बहुत ज्यादा भी अगर वो कर ले तो 1-8% जो है वो हो सकता है, उससे ज्यादा जो है वो नहीं। लेकिन अगर कोई विंडो है हम ये कहेंगे कि होना चाहिए तो यस होना चाहिए। आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कॉशियस अप्रोच रखेगा इस पे? आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।